आपकी मेजबान मैं डॉक्टर शबनम, आप सबको मेरा आदाब और नमस्कार। और सभी को यानी काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को, सभी नाज़रीन को, सभी व्यूअर्स को हैप्पी क्रिसमस। आज हमारे हिंदुस्तान के दो महान विभूतियों का, दो अहम शख्सियत का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है आज। पूरा देश हर्ष और उल्लास से भरा हुआ इन लोगों के जन्मदिन को मना रहा है। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस कुछ ज्यादा ही खास है आज के दिन, क्योंकि काशी का एक छोर जहां कैंटोनमेंट का एरिया है, चर्च दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, तो दूसरी तरफ काशी के दूसरे छोर पर महामना की बगिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह आज सजी हुई है। और हम सब उस बगिया के फूल अपनी अपनी तरह से हम महामना जी को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, उनकी जयंती की खुशियां मना रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे दो मेहमान, जो आज हम बात करेंगे महामना जी की जीवन यात्रा पर, महामना जी के विचारों पर। इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुशीला सिंह जी, जो एक्स प्रिंसिपल MMV BHU हैं, और इसके साथ ही आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, वो ये कि आप एलुमनाई सेल की प्रेसिडेंट है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जो देश और दुनिया में फैले हुए हैं, उनको जोड़ने की आप एक मजबूत कड़ी हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम है। और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर समीर कुमार पाठक जी हमारे काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच से लाइव हैं। आप DAV में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। आप एक कुशल और प्रखर वक्ता हैं। आपकी कई किताबें हैं, जिसमें एक अहम किताब है आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद पर विचार यात्रा, और दो किताबें आपकी उन पर हैं जहां जिस बगिया के आप फूल हैं, उस बगिया के माली पर आपकी दो किताबें हैं, यानी महामना पर, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर आपकी दो किताबें हैं। तो यानी आपकी बहुत ही रिसर्च हुआ होगा, आपने बहुत कुछ आपको मालूम होगा महामना पर, जो हर आम इंसान नहीं जान सकता है। तो आप दोनों का काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। मैं चाहूंगी आप शुरुआत करें, आप हम लोगों को दुआओं से नवाजें और महामना पर कुछ कहें। उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे। उसके बाद समीर जी बोलेंगे कुछ, अगर हम लोग के लिए कुछ कहना चाहें तो। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी बातों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शबनम, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं काशी कला कस्तूरी, इस सांस्कृतिक और ज्ञान की संस्था की, इसके जो पेट्रन हैं वो प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, हिंदी जगत में भी वो बहुत मौलिक लेखन, कविताएं और बहुत उनका और बहुत ही प्रखर वक्ता है। हमारी तो साथी रही हैं, हमने साथ मिलकर काम किया है। साथ में DAV के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुमार पाठक साहब जुड़े हैं, जो आप महामना से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया है। आप महामना कह सकते हैं कि एक विद्वान
आयाम रखेंगे आज हमारे जी सम्मुख के विषय में। जैसा कि डॉक्टर शबनम जी ने जिक्र किया कि आज का दिन बहुत ही अहम है। एक तो आप सबको यीशु मसीह के इस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो एक प्रेम और त्याग, बलिदान और सेवा का पाठ मानो सभी को पूरे विश्व में उन्होंने ये संदेश दिया और आज तक उससे एक रास्ता दिखाई देता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो उनका जन्मदिन है। आप देखिए अद्भुत संयोग है कि 25 दिसंबर जब ऐसे व्यक्ति का, जब ईसा मसीह का भी जन्मदिन है, हमारे फाउंडर महामना जी का, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उनका पूर्ण रूप से सपना साकार होकर आज देश विदेश में ज्ञान की गंगा बहाए हुए है। और उसी दिन हमारे बहुत ही समर्पित प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका, वाजपेयी जी का भी जन्मदिन आज है। तो आप ये क्या संयोग है, आप देखिए कैसे धाराएं मिलती हैं। और कहीं कहीं कविता कर, अटल जी को आप जानते हैं कवि के रूप में, क्या प्रखर व्यक्तित्व, क्या कवित्व और क्या संदेश वो देते थे। तो शबनम जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि ये तो जैसे सृजन की शक्तियां, ये दोनों महान सृजन की विभूति हैं। और महामना के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि जीवन, सारा जीवन ही जो कर्मस्थली उन्होंने दिया एक विद्यार्थी के रूप में, और फिर वहीं सेवा का मौका मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो वो एक सिंबल है, जिसको आप कहें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा 100 साल की अपनी यात्रा पूरी करके आज नए आयामों की तरफ कदम बढ़ा चुका है। और विश्व में, क्योंकि मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि बहुत से विश्वविद्यालय देखे हैं, चाहे वो यूएस के हो या फ्रांस के हो या ब्रिटेन के हो, जो 400 सालों से, 500 सालों से जो स्थापित हैं। अपना विश्वविद्यालय जब आप देखेंगे, एशिया में तो खैर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इस पूरे रीजन में और कहीं भी नहीं है इस तरह का रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जिसको आप बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। और क्या कल्पना थी, आज भी महामना का वो जो सृजन आप देखें तो क्या उनका विजन था शिक्षा का। और शिक्षा के मूल में क्या था कि मनुष्य के निर्माण का, व्यक्ति के निर्माण का, उसके चरित्र निर्माण का। और यही एक उद्देश्य लेकर के महामना ने, और कहाँ गए आज के दिन जब हम महामना को याद करते हैं। महामना तो हमारे साथ है, हमेशा है, क्योंकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय 100 वर्ष पूरे कर चुका, हजारों वर्ष तक इसी तरह जो है मार्ग दिखाता रहेगा और लोगों का सृजन करता रहेगा, लोगों का सृजन करता रहेगा, लोगों का सृजन करता रहेगा। सही बात है, लोगों के चरित्र निर्माण करता रहेगा, सृजन करता रहेगा। वाकई बहुत अच्छी बात। और उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा कोई किताबी ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप जिसको कि एक रोट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जो विजन उन्होंने उस समय जीत दिया, आज उसी को अगर आप बाद में हम इसके ऊपर क्योंकि हमारे डॉक्टर पाठक साहब बैठे हुए हैं, इस पे कुछ कर सकते हैं। जो नेशनल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, कितना कुछ
मार्गदर्शन महामना का आज उस शिक्षा नीति में आपको मिल रहा है। तो आज के संदर्भ में महामना और जो रास्ता दिखाया महामना का जब नाम लेते हैं तो एक शख्सियत ऐसी है जिनको हम भूल नहीं सकते। और डॉक्टर शबनम जी वो शख्सियत हैं डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट जी बताएं। जी नहीं ठीक है मैम बोलिए। वाकई में वो शख्सियत ही ऐसी है कि आज जो है उनका अगर ये मातृ संस्था जिसको बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS, अगर वो ना होता तो शायद ये बिल्डिंग की ये BHU की परिकल्पना करना ही मुश्किल हो जाता। वाकई में वो अहम शख्सियत है, इसके लिए रील साबित हुई। जी तो जब वो 1892 में भारतवर्ष आई और बाद में यही निवास उन्होंने सोचा करने का, तो देखा तो एक जो एजुकेशन का रिफॉर्म जिसको आप कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा अपनी जमीनी सच्चाई से, अपने रूट से, अपनी संस्कृति से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी माटी से जुड़ा होना चाहिए। यही मानना था डॉक्टर एनी बेसेंट का। तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसी कल्पना को साकार किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनाकर। और जब महामना और 1905 में उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की परिकल्पना, जब भारत सरकार उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने रखा कि यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का पूरा प्रारूप प्रपोजल था, और महामना इलाहाबाद से ये अपना संकल्प लेकर आए कि यहाँ इस तरह का विश्वविद्यालय बने जिसमें स्त्री शिक्षा की प्रमुखता हो। बाद में हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर शबनम जी। तो कैसे अपनी जमीनी सच्चाई से, धर्म से, क्योंकि एजुकेशन में धर्म जो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन, हम रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को दो तरह से देखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से एक आत्मज्ञान होता है, व्यक्ति अपने को समझता है और उसी से ज्ञान आगे जाकर के प्रकाशित होता है। तो कुछ उस तरह की कल्पना थी महामना की, और तभी उन्होंने चरित्र निर्माण को सबसे ऊपर रखा और व्यक्ति निर्माण को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है, शिक्षक की भूमिका देखिए, जब चरित्र निर्माण की बात करेंगे तो शिक्षक की भूमिका आएगी। आपके परिसर का, पूरी जो परिसर की कल्पना है, जहाँ बात ये कहना चाहूंगी कि महामना तो इतना अपने विद्यार्थियों से स्नेह करते थे। एक बहुत ही हम लोगों के वरिष्ठ सहयोगी, कभी कभी उनसे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, जिन्होंने महामना को देखा था, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वाकया बताया था। और वो वाकया ये था कि महामना शाम को करीब जब थोड़े से अस्वस्थ रहने लगे थे, लेकिन उनको अच्छा लगता था कि इसके दरवाजे पे वहीं बैठे रहते थे, और छात्र छात्राएं उस सड़क से आना जाना, लंका की तरफ या विश्वविद्यालय की गेट से बाहर जाना और आना उनका रहता था, और उनको देखकर वो आनंदित होते थे। बहुत से छात्र छात्राएं उनके पास आ जाते थे और उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते थे। तो जब एक छात्र झुक करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अरे बेटे, आपने कौन सा तेल लगाया है? तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने छात्र ने बताया कि ये तो जवा कुसुम तेल है। शायद आप लोगों ने सुना, उस समय एक तेल आता था, काफी खुशबू होती थी, अच्छा तेल रहा होगा। उन्होंने कहा कि कितने का आता है? तो उन्होंने कहा 4 आने का। जी। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ दूध कितना पीते हो? आप समझिए कि दूध तो शायद 1 आने में भी बहुत मिलता होगा। तो उन्होंने कहा कि दूध कितना पीते हो? तो उनका ये था कि छात्र स्वस्थ रहें, व्यायाम करें और शिक्षा ग्रहण करें और व्यक्तित्व का निर्माण हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, देश के प्रति समर्पित हो। तभी उन्होंने बिना उस समय की सरकार से कोई अनुदान लिए हुए, डोनेशन लेकर के जो ये विश्वविद्यालय खड़ा किया,
और 1 रुपए का भी डोनेशन वो स्वीकार करते थे और उन्होंने बनाया। तो ऐसे महामना उनको आज हम नमन करते हैं। उनको यही एक संकल्प लेना चाहिए हमें कि जिन संकल्पों को लेकर कि एक यूनिवर्सिटी जो है जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो धर्म के आधार पर, ना कोई जाति के आधार पर या किसी रेस के आधार पर, सभी समान रूप से शिक्षा यहाँ ग्रहण कर पाएंगे और हर विधा की शिक्षा होगी। मैं आपको जो कह रही थी कि ऐसा विश्वविद्यालय दूसरा नहीं है, कोई विश्व में नहीं है जहाँ डिसिप्लिन्स की शिक्षा के साथ एक परिसर में और इतने ज्यादा छात्राओं को दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में अगर हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, हम इंसान को, बल्कि जो आपने कहा कि सृजन की बात अगर हम करते हैं कि इंसान बनाया, इंसानियत दी, तो वाकई में आपने बहुत सी चीज उसके बनाने की जो प्रक्रिया, आप एनिमेशन जी को भी लेके आई कि वाकई में एक कहा जाए कि यूनिवर्सिटी की एक रीढ़ साबित हुई थी वो उस वक्त, जिस वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि महामना जी आपका एक अपना एक स्कूल होना चाहिए, उसके बेस पे हम आपको यूनिवर्सिटी का रिकग्नाइजेशन देंगे। तो उस वक्त महामना जी बिल्कुल खाली हाथ थे, वो बैठे वो सोच रहे थे उसी वक्त। और ये कश्मीर में हुआ था, ये कश्मीर से वास्तव से मिलने के लिए ये लोग गए थे, नरेश, काशी नरेश और ये लोग, और यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर भी लेके वो गए हुए थे। तो उस वक्त एनी बेसेंट जी खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि मैं अपना स्कूल आपको देती हूँ। तो उस वक्त से इसीलिए CHS को मातृ संस्था कहा जाता है। जी हमारे साथ समीर कुमार पाठक जी हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। यकीनन कि बहुत ही डेप्थ स्टडी होगी उनकी महामना जी पर। तो सर मैं जानना ये चाहूंगी, महामना की जो एक विचार यात्रा है, जो विचार है उनके, कि उनको इलाहाबाद से बनारस लेके आई और काशी में उन्होंने, जबकि प्रयाग, इलाहाबाद खुद में मनीषियों का शहर रहा है, साहित्यकारों का शहर रहा है, फिर भी यहाँ पे आकर सोचा। तो जाहिर सी बात है उनका अपना एक बहुत जबरदस्त कोई एक विचार रहा होगा जिसके बेस पे इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की। और इस वक्त जिस जमाने में उन्होंने परिकल्पना की, उस जमाने में इलाहाबाद में भी बहुत जमीन रही होगी और बनारस में भी आके लंका की यहाँ पे जो एकदम किनारा वो पड़ता था, शायद मैम मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि 80 से फिर वो कश्ती से पार होके लोग आते थे। वो 80 वाला जो पुल है वो नहीं बना था। तो उस विचार यात्रा पर मैं चाहती हूँ समीर साहब की आप कुछ प्रकाश डालें। प्रोफेसर, आज इस कार्यक्रम में हम लोगों की अभिभावक और गार्जियन की तरफ बैठी हुई प्रोफेसर सुशीला सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। काशी कला कस्तूरी पेज की बानी मबानी बहन सबनम और इस पेज से जुड़े ढेर सारे और दिगर विद्वान मेरे गुरुजन, अगर मालवी जी के ही शब्दों में कहूं तो उनकी पूरी जीवन यात्रा और कर्म संकल्प की जो विग्रह काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिख रहा है, अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो रक्षा होवे धर्म की, बढ़े जाति को मान, देश पूर्ण गौरव लहै, जय भारत संतान। इस देश की गौरव को धारण करने के लिए समूचे भारतीय संतान को एक करके मालवीय जी वो भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, अपनी भक्ति में जो प्रार्थना करते हैं, उसमें लोक हितैषिता की भावना, देश हितैषिता की भावना कितनी प्रबल है, इसका उदाहरण उन्हीं का एक दोहा है कि पाप दीनता दरिद्रता और दासता पाप, प्रभु दी जय श्री अस्वाधीनता, मिटे सकल संताप। वह भगवान से मानते हैं कि आप जल्दी से जल्दी भारत भूमि स्वाधीन हो जाए। यह तो नए तरह की यह भक्ति है। यह जो उनकी भक्ति है, विश्वविद्यालय तो दुनिया भर में हैं और अभी भी हैं, अभी भी बन रहे हैं और बहुत पहले से हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो उनकी कल्पना है उसमें वह कहते हैं 1919 का वह कन्वोकेशन एड्रेस है जिसमें वह कहते हैं कि
हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे मानो दरिद्रता तथा आपत्तियों से आक्रांत भारत भूमि के अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने वाले बिजली घर हैं। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान और शिक्षा देने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वह सभ्यता के विकास के पावर हाउस हैं, बिजली घर हैं। और यह विश्वविद्यालय जितनी ही संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को देश सेवा के लिए भेजेंगे, उतनी ही अविद्या रूपी शत्रु का नाश होगा और भारत में चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य है मालवीय जी के लिए। इसलिए आज 100 साल बाद उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय और भारतीय समाज और समूचे परिवेश को देख करके एक गालिब की पंक्ति भी याद आ रही है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। बिल्कुल। तो इस पंक्ति के साथ स्वाधीनता आंदोलन में और भारतीय नवजागरण में 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवीय जी भारतीय समाज के उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनकी पहचान अखिल भारतीय थी। हिंदी समाज के वह पहले ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिनकी पहचान अखिल भारतीय थी। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी जो जीवनियां लिखी गई उसमें उनकी पहली जीवनी उर्दू में लिखी गई और दूसरी जीवनी मराठी में लिखी गई। हिंदी में उनकी जीवनी बाद में लिखी गई। उर्दू में उनकी जीवनी शायद मौलवी महेश प्रसाद जी ने लिखी है क्या? नहीं, उर्दू में उनकी जीवनी, यह अपने आप में बहुत रोचक बात है और दिलचस्प है कि उर्दू में उनकी जीवनी जमाते इस्लामी के फाउंडर सैयद अबू आला मौदूदी ने लिखी 1919 में, जो जबलपुर ताज प्रेस से छपी। और मराठी में उनकी जीवनी रामकृष्ण गोपाल भिड़े ने लिखी, जो 1923 में लिखी, जो चित्रशाला प्रेस पुणे से छपी। शंकर नरहरि जोशी ने उसे छापा था। तो यह अपने आप में दिलचस्प है कि हिंदी प्रदेश के एक बड़े राजनेता और भारतीय नवजागरण के एक बड़े विचारक, शिक्षाविद, पत्रकार, राजनेता, सुधारक, उनकी जीवनी, पहली जीवनियां दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखी गई, हिंदी में बाद लिखी गई। उनके पूरा जीवन लगभग 60 साल का उनका जो सार्वजनिक जीवन है, 60 साल जो वो सार्वजनिक कामों में सक्रिय रहे, 1880 से लेकर के 1940 तक जो उनका सक्रिय जीवन है, उनकी पूरी जीवन यात्रा स्वाधीनता और स्वदेशी की अभियान से, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत बनाने से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के में लग जाने से भरी पड़ी है। वे कांग्रेस के माध्यम से राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय होते हैं। हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर, मर्यादा और किसान की पत्रकारिता से नवजागरण काल की पत्रकारिता को विकास करते हैं और भारत की आर्थिक बदहाली के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के सामूहिक प्रयास का आह्वान कर रहे थे। वह हिंदू महासभा से भी जुड़े थे, लेकिन हिंदू महासभा के उन थोड़े से लोगों में से थे जो वकालत कर रहे थे कि भारत की पहली आवश्यकता हिंदू मुस्लिम एकता है। और इस हिंदू मुस्लिम एकता के आह्वान में वह मौलाना आजाद और हकीम अजमल खां जैसे दूसरे नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ रहे थे। यह अकारण नहीं है कि मुल्तान दंगे पर जो कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी बनी, उसमें राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां और मालवीय जी तीनों थे। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का वह आंदोलन चलाते हैं। शिक्षा का भविष्य और भविष्य की शिक्षा को लक्ष्य कर वह हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। यह सारे कार्य भारतीय समाज की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी हैं और इसकी कल्पना, इसका संकल्प मालवीय जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लेते हैं। संयोग है कि उस समय एनी बेसेंट, दरभंगा महाराज और काशी नरेश और दूसरे बहुत सारे लोग हिंदी प्रदेश में यह चिंता, इलाहाबाद में खुद उनके गुरु आदित्य राम भट्टाचार्य जो उनके गुरु हैं और बीएचयू के से भी प्रारंभिक दौर में बीएचयू से भी वह एसोसिएट रहे हैं। बीएचयू के बनने के बाद वह म्योर सेंट्रल कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक थे और जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना, उसमें यूनिवर्सिटी कमीशन के सामने जो उन्होंने गवाही दी, जो उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की सभाओं में शामिल होने वाले लोगों को इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए
कि निर्भय होकर वे अपने विचारों को कह सकें और अपने विचारों के लागू करने के लिए प्रयास कर सके। तो आदित्य राम भट्टाचार्य हिंदी प्रदेश के, हिंदी क्षेत्र के उन थोड़े से लोगों में से थे जो विश्वविद्यालय की जरूरत पर और विश्वविद्यालय में खुले ढंग से, स्वतंत्र ढंग से बातचीत करने की का आह्वान कर रहे थे। मालवीय जी उनके शिष्य थे। इन्हीं के मार्फत, आदित्य राम भट्टाचार्य के मार्फत ही मालवीय जी पहली बार कलकत्ता कांग्रेस में गए और वहां उन्होंने भाषण दिया। एक छोटे से बच्चे ने, एक छोटे से लड़के ने, 23-24 साल के एक नौजवान ने जब कलकत्ता कांग्रेस में बोला तो कांग्रेस की जो बड़े बड़े धुरंधर राजनेता थे वह आश्चर्यचकित होकर के उस भाषण को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट, कर नहीं, जब तक स्वाधीनता नहीं तब तक कर नहीं, जब तक फ्रीडम नहीं तब तक टैक्स नहीं। तो और उस भाषण की बड़ी सराहना हुई। ए.ओ. ह्यूम से लेकर के और तमाम दूसरे लोगों ने, नौरोजी ने और गोखले ने, सबने उस भाषण की बड़ी तारीफ की। वो एक नौजवान जब खड़ा होकर के, उसी भाषण के बाद वह राजा रामपाल सिंह उनको ले गए काला कांकर से हिंदुस्तान का संपादक बना करके, और फिर धीरे धीरे क्रमशः एक मध्यम वर्गीय खाते पीते उन्होंने जो अपनी गरीबी और अपने परिवार की माली हालत का जो बयान किया है। रामनरेश त्रिपाठी जब उनके साथ आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जमनालाल बजाज ने कहा कि आप मालवीय जी से जाइए और उनकी जीवनी उन्हीं के शब्दों में लिखवा लाइए, उन्हीं के शब्दों में उनका जीवन लिखिए। 60 दिन के लिए वो आए थे, बस जमनालाल बजाज ने उनको फेलोशिप दिया था और मालवीय भवन में रामनरेश त्रिपाठी उनके साथ रहे। 60 दिन तो नहीं रह पाए, लेकिन 30 दिन में जो मालवीय जी के शब्दों में उन्होंने जो जीवन लिखा, वो 30 दिन मालवीय जी के साथ किताब में दर्ज है, जो सस्ता साहित्य मंडल से वो किताब है। और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी माँ के पास एक ही धोती होती थी, मेरी पत्नी ने जीवन में कभी कोई उसकी ऐसी मुराद नहीं थी जो जिसे मैंने पूरी की। माँ गाय को सानी भी चलाती थी और मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ ने कहा, जब बीए करने के बाद सुना कि मैं आगे की पढ़ाई और करूंगा, तो उसने घर का जब माली हालत का वर्णन किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं टीचर बनूंगा। और मैं जाकर के गवर्नमेंट स्कूल में 45 रुपए पर मैं टीचर बनना स्वीकार कर लिया। वो एमए नहीं कर सके थे, उन्होंने, उनकी शिक्षा दीक्षा रुक गई। वो जो घर का परिवेश उन्होंने, उन्हीं के शब्दों में जो आया है वो बहुत मार्मिक है। तो एक सामान्य परिवार से निकले उस युवक ने, नौजवान ने जो संकल्प लिया, इतने बड़े विश्वविद्यालय को बनाने का जो संकल्प लिया, और इसके पहले इससे बड़े बड़े 2 बड़े कार्य को कर चुके थे। इलाहाबाद में का जो मैकडॉनल्ड हिंदू बोर्डिंग हाउस है, वो उन्होंने उसका चंदा लेकर के बनाया बच्चों के रहने के लिए। और दूसरा मिंटो पार्क, लॉर्ड मिंटो के नाम पर जो उन्होंने लॉर्ड मिंटो पार्क इलाहाबाद में जो प्रोक्लेमेशन पिलर है, 1858 के घोषणा पत्र को जो मूर्त किया उस स्तंभ के द्वारा, ये 2 बड़े कार्य 1910 में ये, और 58 के घोषणा पत्र को जो केनिंग का घोषणा पत्र था उसे उन्होंने खुदवाया प्रोक्लेमेशन पिलर पर। ये 2 बड़े कार्य वो कर चुके थे। और फिर इलाहाबाद में रहते हुए, इलाहाबाद के लोकवृत्त में वह प्रभावित होते हुए, आदित्य राम भट्टाचार्य, बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखकों के प्रभावित होते हुए, वो एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, इसके लिए हमारे कुलगीत में कहा गया है ना, प्रतीचि प्राची मकामेल सुंदर, जिसके एक छोर पर धर्म, भक्ति, आध्यात्म और दर्शन का संश्लेष हो, प्राचीन, नवीन, प्राच्य, पाश्चात्य, मानविकी, विज्ञान, धर्म विद्या के मेल से एक सांस्कृतिक उत्थान का रूप वो विश्वविद्यालय में खड़ा करने चाहते थे, जिसमें स्वदेशी स्वराज, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय मुक्ति की चेतना एक ही साथ उस विश्वविद्यालय में व्यक्त हो। यह सारी चीजें अंग्रेजी ढंग के विश्वविद्यालय में संभव नहीं है। जो अंग्रेजी ढंग के विश्वविद्यालय भारत में थे या जो बन रहे थे या जो शामिल थे, उसमें संभव नहीं था। और जो प्राचीन ढंग की हमारी पद्धतियां थी, उसमें यह आधुनिकता संभव नहीं थी। तो एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की, जिसको उन्होंने जब अपने विश्वविद्यालय की योजना को अपने दोस्तों को बताया, तो लोगों ने, गोखले ने कहा कि हैव यू बिकम मैड। और मजाक में उनसे लोग कहते थे कि ये विश्वविद्यालय तुम्हारा जो खिलौना विश्वविद्यालय है, यह बन नहीं पाएगा। उस मजाक में जो बनने विश्वविद्यालय के प्रति जो हिकारत का भाव था, उस सपने को उन्होंने 1916 में पूरा कर दिया। तो ये पूरी योजना, इसके
पीछे की जो सांस्कृतिक चेतना है वह भारतीय नवजागरण की भी चेतना है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भारत में कैसी शिक्षा हो, तो जातीय शिक्षा हो, जातीय नेशनल के अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना। और इसके लिए उन्होंने पश्चिम की नकल नहीं की उन नवजागरण के लोगों ने, बल्कि कहा कि जैसे जापान में है, जैसे जापान में तकनीकी कला कौशल की शिक्षा है, भारत मालवीय जी का जो नोट ऑफ डिसेंट है उसमें भी उन्होंने जापान की शिक्षा का बार बार वो किया कि जैसे वहां है, जैसे ये सारी चीजें कला कौशल तकनीक भाषा संस्कृति, ये सारी चीजें एक ही परिसर के भीतर लाने की जो उनकी कोशिश है, उसका एक खास परिप्रेक्ष्य भारतीय नवजागरण में बन रहा था, जिसमें धर्म, अब जैसे अक्सर हमारे यहाँ मान लिया जाता है कि धर्म से अगर आप धार्मिक हैं तो आप पिछड़े होंगे, यह मान लिया जाता है। धर्म से जुड़े होने के बाद भी आप सेकुलर हो सकते हैं, आप प्रगतिशील हो सकते हैं। उसके बड़े उदाहरण मदन मोहन मालवीय, बस्ती के किसान आंदोलन में वो गए, किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो वो एक जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे उन्हीं के घर पर वो रुके। तो अब ये खिलाफत मूवमेंट पर जो काजिल अदील अब्बासी की किताब है उसमें यह विवरण दर्ज है, यह मेमोयर्स उसमें है। तो उनके घर वो रुके, शाम को जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो संध्या करूंगा, तो उन घर वालों ने सब व्यवस्था किया। तो उसी में जो कार्यकर्ता थे उनसे उन्होंने कहा कि क्या भाई आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? अब वो लोग संकोच में मारे, डर के, भाई मालवीय जी जैसा एक हिंदू नेता और बड़ा पगड़ी जिसकी भी हो और जिस तिलक भी लगाता हो और धोती को पहने, खुद उनके लिए अनकंफर्टेबल था। तो उन्होंने कहा कि संकोच किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कब कहता हूं कि, मैं तो ये कहता हूं कि यहीं बगल में हिंदू संध्या करे या बगल में मुसलमान नमाज पढ़े। तो एक ऐसी धार्मिकता, धर्म का एक ऐसा सह अस्तित्व जो उन्होंने कहा कि एक ही साथ रहते हुए दोनों चीजें संभव है, उसके बड़े उदाहरण। इसीलिए धार्मिक होते हुए भी गैर सांप्रदायिक हुआ जा सकता है, इसके बड़े उदाहरण मालवीय से इसको सीखना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में मालवीय जी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, ये लोग इस बात के बड़े उदाहरण, जिसकी आज सबसे बड़ी जरूरत है कि कैसे धर्म और धार्मिकता से होने के बाद भी एक सेकुलर बोध, सेकुलर राजनीतिक चेतना, सेकुलर समाज बोध, गैर सांप्रदायिक भावना को मजबूती दी जा सकती है। इसके बड़े उदाहरण ये लोग हैं। तो इस संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको जैसे जी हमने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टि के उदाहरण। जी मालवीय जी में भी आपको वो चेतना, हाँ बिल्कुल, पहला इंजीनियरिंग आप समझिए देश का बनाया, और वो वर्कशॉप अभी भी है। और जितना जब स्वतंत्रता के बाद भारत निर्माण की जो कल्पना हुई, उसमें महामना जी की भूमिका देखिए। यहीं के इंजीनियर पूरे देश में आपके उपलब्ध थे और उन्होंने ही भारतवर्ष का जो एक प्रौद्योगिकी निर्माण कहिए, जो जितने भी बांध हो, जितनी भी कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, सब उन्होंने बनाई जाते। बिल्कुल, आप कह रहे थे, बताइए। हाँ बिल्कुल बहुत जी। और यही नहीं, बल्कि आप देखिए, केवल उसी को आप, जैसे हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना का जो आयोजन है, उसमें स्थापना समिति लॉर्ड हार्डिंग के भाषण, उस दिन के भाषण के बाद 3 दिनों तक बाकायदे भिन्न भिन्न विषयों पर सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या के परिसर में कार्यक्रम हुए। स्थापना वाले साल 5 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक 3 दिन तक जो आयोजन हुए, उसमें आप देखिए कि किन किन लोगों ने उसे मालवीय जी ने भाषण देने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने चुना, और क्या क्या विषय चुने। सांवल दास, मिस्टर लल्लू सांवल दास, व्यापार और सहयोग समिति विषय पर उन्होंने स्थापना समिति पर भाषण कराया।
कृषि व्यवसाय पर सर गंगा राय बहादुर को बुलवाया उन्होंने। हिगिन बाथम, इलाहाबाद प्रयाग से उन्होंने बुलवाया प्रोफेसर हिगिन बाथम को भारतीय कृषि का विकास विषय पर बोलने। आप विषय देखिए, सन 16 में उनकी कल्पना विश्वविद्यालय बनाते हुए जो विषय, प्रोफेसर जेसी बसु को बुलवाया बिल्कुल कि विज्ञान का विकास पर वो उन्होंने बोला 6 फरवरी को। पीसी राय ने विज्ञान पर बोला, मिस्टर केएस अय्यर ने व्यापारिक इंस्टीट्यूशंस पर बोला, विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय और चरित्र निर्माण पर श्रीमती एनी बेसेंट ने बोला, और गांधी ने दिया 6 तारीख को ही गांधी का भाषण था जिस पर बड़ी बवाल हुआ सभा में, और थोड़ी सी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। प्रोफेसर रमन से बुलवाया उन्होंने मैथमेटिक्स पर भाषण हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल कीतिकर को बुलवाया चिकित्सा विज्ञान पर, चिकित्सा शास्त्र पर और आयुर्वेद पर, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोफेसर पैट्रिक गेडिज को से बुलवाया आधुनिक विश्वविद्यालय का आदर्श क्या हो, जो मैनेजमेंट, बंबई मैनेजमेंट संस्थान के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पैट्रिक गेडिज, जिन्होंने भारत में शहरीकरण पर एक किताब भी लिखी है, और मालवीय जी ने उन्हें बुलवाया। बीए भातखंडे को भारतीय संगीत पर, महाराजा नाभा को, कृष्णाबाई को, तो जो 25-30 उन्होंने भाषण करवाए उस स्थापना समिति के दौरान, उससे विश्वविद्यालय की योजना और शिक्षा के व्यापक फलक का जो उनका दृष्टिकोण है वह स्पष्ट होता है कि क्या उनकी योजना थी कि कैसे गणित का मतलब यह ज्योतिष और आयुर्वेद, ज्योतिष का मतलब केवल फलित ज्योतिष नहीं होता, गणित ज्योतिष पर, खगोल विद्या पर उनका क्या स्टैंड था, क्या योजना थी, वह विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान ही स्पष्ट हो गया। यही नहीं, लहुराबीर में एक उन्होंने सभा की बनारस में, और कहा, सबको बुला करके कहा कि दहेज पर आप पास करिए, सारी चीजें कानून सरकार नहीं बनाएगी, समाज का भी काम है कि कुछ आप लोगों को जोड़ करके आप कानून बनाइए। ये जो दहेज लेते हैं लोग, और यह जो शादी विवाह में तड़क भड़क से जो खर्च होता है, और इसकी आप देखेंगे कि उससे 60-100 साल पहले दक्षिण में आंदोलन ही शुरू किया था। वीरेशलिंगम पुतुल वगैरह ने कन्या शुल्क और नाटक वगैरह लिखे गए कि ये जो शादी विवाह में तड़क भड़क दहेज लेना और ये लेना और शादी में ये नाच वो नाच और ये पैसे का अपव्यय, इसको कहा कि नहीं, इस पर समाज को नियम बनाना चाहिए। और यही भारत धर्म महामंडल में, और धार्मिक रूप से जुड़े हुए, देखिए भारत धर्म महामंडल संस्थाओं से जुड़े होने के बाद भी उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण इसलिए भी प्रमाणित होता है कि भारत धर्म महामंडल का लक्ष्य था कि भारत में नृपतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र की वकालत भारत धर्म महामंडल नहीं करता था, लेकिन मालवीय जी ने इसकी आलोचना की, कहा कि ना, भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, नृपतंत्र नहीं होना चाहिए। और भारत धर्म महामंडल से बाद में वो अलग हुए। कई लोगों ने भारत धर्म महामंडल की इस नीति की आलोचना की, बाद में वो हिंदू सभा में से भी अलग हुए। तो जहां जहां जिन संगठनों में संकीर्णता थी, मदन मोहन मालवीय उनसे, और उन्होंने असहमति व्यक्त की, खुली असहमति व्यक्त की। और इसी संदर्भ में मुझे जवाहरलाल जी की वह बात याद आती है, जब उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर बोलते हुए वह खड़े हुए, इलाहाबाद में जो कार्यक्रम हुआ उनकी जन्म शताब्दी पर, तो नेहरू ने कहा कि वो कांग्रेस के अकेले थोड़े से बुजुर्गों में से थे जो अपनी प्रशंसा और बदनामी की परवाह न करते हुए भी इस बात को सही समझते थे, उसको कहते थे। और मालवीय जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनमें इतना साहस था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे, उसमें चाहे कोई भी उनका साथ दे या वह अकेले हों, वह प्राय अपनी बात को लेकर के मैदान में खम ठोक कर डटे रहते थे। जवाहरलाल जी ने उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर बोलते हुए कहा, और यह बिल्कुल सही है, उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की कई जगह। वो नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर भी हुए और उस पर वह कांग्रेस अलग भी हुए, फिर कांग्रेस में आए थे। तो इसलिए आज के दौर में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखना चाहिए कि जिन समस्याओं को मदन मोहन मालवीय ने अपने वैचारिक चिंतन में और अपने लेखन में, अपने संकल्प में, अपने कार्यक्रमों में हल किया, आज हम उसका कैसा हल कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो हम एक बेहतर
बेहतर परिवर्तन की तरफ, बेहतर निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और उनसे बहुत कुछ सीखने की आज भी जरूरत है, विश्वविद्यालयों को भी और राजनीति समाज विज्ञान से जुड़े लोगों को भी, देश दशा पर काम करने वाले लोगों को भी उनसे सीखने की जरूरत है। और शिक्षा संस्कृति में काम करने वाले लोगों को भी जरूरत है। धर्म में भी जो लोग शामिल हैं, धर्म और धार्मिकता में, उन्हें भी सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा समीर जी आपने कि जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको भी सीखने की जरूरत है, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनको भी सीखने की जरूरत है, जो सिखाने वाले लोग हैं उनको भी सीखने की जरूरत है। यानी इतना विविधता है उनकी जिंदगी में मालवीय जी के, कि हर पहलू के लोग हर आयाम से उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे हासिल कर सकते हैं। वाकई में ऐसी विभूतियां बहुत कम पैदा होती हैं जो जिनमें इतनी चीजें हों, जो जहां से जब जैसे चाहे वो इनसे हासिल कर सकता है, ले सकता है उनकी जिंदगी से। वाकई में बहुत आपने जैसे कहे बहुत ही मालूमाती बातें आपने कही, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी हम लोगों के लिए कि कहाँ से किसने उन पर पहली किताब लिखी, ये हम लोग नहीं जानते थे कि पहली किताब किसने लिखी, दूसरी किसने लिखी, किस जबान में लिखी गई। उसी पे मुझे मैं अपने श्रोताओं के लिए एक बात और भी बताना चाहूंगी। थोड़ा सा अभी समीर जी जो बात कर रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मुझे इनकी बातें सुनते सुनते सर की, कि जब भटनागर जी ने कुलगीत के लिए उन्होंने भटनागर जी से कहा, और भटनागर जी तो जाहिर सी बात डॉक्टर थे और उतने अच्छे कवि और राइटर भी थे। अच्छा, कुलगीत भी, पहला जो कुलगीत लिखा गया वो भी उर्दू जबान में ही लिखा गया था। कुलगीत आज भी जो है वो उर्दू जबान में ही है। जी 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 हाँ जी, कुलगीत भी उर्दू जबान में ही है। तो उन्होंने जब कुलगीत लिखा, देखिए शांति स्वरूप भटनागर साहब केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे। जी जी जी। तो एक वैज्ञानिक ने ये कविता का जो कुलगीत है उसका सृजन किया। ऐसा सोचे कि बताओ, सोचे ऐसा कुलगीत कि वाकई में जिस टाइम गाया जाता है यूनिवर्सिटी का, जैसा लगता है कि ये सारे दरो दीवार रोम रोम की तरह जैसे एकदम पुलकित हो जाते हैं और रोए सिहरने लगते हैं। और जिस तरह की इसमें वाकई में जो फीलिंग होती है, जो सुनकर BHU का, हमारे महामना की बगिया का जो कुलगीत है, तो उस फीलिंग को बयान नहीं किया जा सकता है जो सुनने पर। विश्वविद्यालय की परिकल्पना समाहित है। जी 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 जी, पूरे विश्वविद्यालय और क्या होगा, है ना, उसकी भी जी जी कल्पना है। प्रतीचि प्राचीका में सुंदर। आप बताइए, डॉक्टर पाठक साहब बता रहे थे इतने सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक। आपको मैं बहुत ही आनंद आया सुनकर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। प्रणाम प्रणाम मैडम, प्रणाम। जी जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा काल चक्र था। मैम थोड़ा सा अपना ये पीछे कर लीजिए वो आप। हाँ जी जी। तो जो पूरा ये समय था, आप देखें एक्चुअली शुरू हो जाता है 1847-48 के बाद से ही कई विभूतियां हुई। इस जो जन जागरण जिसका जिक्र डॉक्टर पाठक साहब भी कह रहे थे, तो एक वैचारिक क्रांति का, एक वैचारिक सांस्कृतिक क्रांति का एक समय था, एक ऊर्जा का समय था। आपको ऐसी विभूतियां, आप 47 में आप देखिए डॉक्टर एनी बेसेंट का 1847 से 1935 तक का उनका जीवन काल रहा, और पूरा कैसे उन्होंने अपने को पूरी तरह से समर्पित किया। और ये एक छोटी बात नहीं है कि जो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहली डॉक्टरेट की उपाधि मिली, वो डॉक्टर एनी बेसेंट को दी गई 1921 में। जी जी जी, वो डॉक्टर एनी बेसेंट को ही मालवीय जी ने, और वही उस समय उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो आप देखें गांधी, महात्मा गांधी को देखिए,
उनका भी 1800 हाँ आपका 69 से लेकर के और 48 तक का। औरबिंदो को देखिए आप, एक ऐसे लोग, ऐसी विभूतियां, एक चेतना के स्तर पर, एक वैचारिक, आप जो कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो एक जागरण था जिसका जिक्र किया पाठक साहब ने भी। तो विवेकानंद का आप जीवन देखें तो पूरा शिक्षा का ही एक बृहत डॉक्यूमेंट है। शिक्षा कैसी हो, हाँ, किस तरह से उसको किया जाए। और उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, वो 1936 के बाद, और ठीक है 1886-82 तक वो रहे, उसके बाद चले गए। तो ये एक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये विभूतियां बाद में, आज के समय में कभी कभी हम लोग को एक खालीपन नजर आता है, और इनको देख करके आगे कुछ रास्ता नजर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है, और लोग उसको लेकर आगे बढ़े। और शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, आप उठा के देखें तो लगता है कि पूरा का पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो स्थापना के पीछे जो भी विजन था, जो भी दृष्टिकोण था, पूरा विजन आज के समय में कितना हमारे लिए सारगर्भित है, और कैसा वैसा ही होना चाहिए। चाहे वो स्त्री शिक्षा को आप ले लें, और चाहे आज डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है पाठक साहब, आज क्रांति आई है आपके जो डिजिटल वर्ल्ड में। आप देखिए आज डिजिटल वर्ल्ड ना हो तो साथ इतने आसानी हम लोग साथ नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शबनम जी को बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं, तो आप ये समझिए उपलब्धियां आपके सामने हैं, कितना बृहत रास्ता खुला हुआ है। अभी हमारे हस्बैंड हैं, आप जानते हैं, प्रोफेसर केपी सिंह साहब, जो एमेरिटस प्रोफेसर बॉटनी के रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही। तो अभी उन्होंने जिक्र किया था कि एक नया लेख आया है, अभी 2-3 रोज पहले ही आया है। नेचर एक पत्रिका है विज्ञान की, बहुत ज्यादा सम्मानित पत्रिका है। उसमें लेख जो है वो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय कैसा हो आने वाले दिनों में, और जो समाज से जोड़ने की बात जो पाठक साहब कह रहे थे, जो मालवीय जी की परिकल्पना थी कि क्लासरूम से निकल के छात्र छात्राएं जो हैं वो समाज से जुड़े और एक सामाजिक परिवर्तन आए, सामाजिक सौहार्द और प्रेम की स्थापना हो, तो उसी दिशा में उसी को आज हम और आप चाह रहे हैं कि वो स्थापित हो। तो कितनी दूरदृष्टि थी ये, एक अपने में एक अद्भुत बात समझ में आती है डॉक्टर साहब जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुझे तो लगता है कि सारी चीजें ही बीएसयू के अंदर घुसते ही सारी अद्भुत चीजें हम लोगों को नजर आती है। एक वाइब्रेशन होता है, एक अलग से एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है वाकई में। और आज जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की है, तो यकीनन वो 100 साल पहले मालवीय जी उस पॉलिसी को देख रहे थे जो आज जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए मैं बताते बताते वो बात अधूरी रह गई थी कि जब ये भटनागर जी ने, शांति स्वरूप भटनागर जी ने को कहा गया कि आप लिखिए, तो उन्होंने लिखा, और जब बीच में मालवीय जी, तो उन्होंने कहा मालवीय जी को सुनाया कि हाँ आप सुनिए। तो जब मालवीय जी ने अपना नाम देखा तो कहा कि भाई मेरा नाम क्यों तुमने बीच में डाल दिया है, भाई आपको मेरा नाम तो नहीं डालना, मेरा नाम हटा दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उस वक्त के लोग भी कितने मोहब्बत की भी क्या अंदाज होता था उसके साथ। उन्होंने कहा तब ठीक है, अपना कागज ऐसे लपेटा और कहा फिर ठीक है आप दूसरे से लिखवा लीजिए, मैं लिखूंगा तो इसमें मालवीय जी का नाम रहेगा। कहा कि आप दूसरे से लिखवा लीजिए, फिर इसमें तो रहेगा। तो इस तरह की चीज होती थी। और वैसे एक छोटे सा किस्सा वहां पे भी है कि मालवीय जी के जब बेटे वहां पे CHS में बॉयज में पढ़ रहे थे और हॉस्टल था, तो उस हॉस्टल के वार्डन ने उनको अकेला रूम दे रखा था कि जैसे एक रूम में 2 बच्चे 4 बच्चे जो उस वक्त की व्यवस्था रही होगी, तो उस तरह से था। तो उनको अकेला कि भाई मालवीय जी के बेटे हैं और ऐसा करते हैं कि इनको एक
आ ही जाती है एक दिल में एक अच्छी या इस तरह की चीजें। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके बेटे को हम अकेला रूम दे देते हैं। अच्छा, तो एक दिन मालवीय जी CHS का दौरा करने के लिए पहुंचे, वहां पे देखने के लिए कि क्या हाल है बच्चों का, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि अपने बच्चे के लिए, ऐसे देखते हुए गए। जब हॉस्टल की तरफ गए तो सारे हॉस्टल के रूम को ऐसे देखते हुए गए तो देखा सब बच्चे हैं, एक में 2 या 4 जो भी रहे होंगे अपना पढ़ रहे लिख रहे हैं। तो एक रूम में एक ही बिस्तर बिछा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये रूम, तो उन्होंने कहा कि समझ कहा कि अच्छा इसमें बेटा मेरा, अच्छा ये, तो बोले इसको अकेला रूम क्यों दिया जा रहा है। तो मालवीय जी ने, तो वार्डन जो उस वक्त के थे, उन्होंने कहा कि मैं वार्डन हूँ, ये मेरा फैसला है। ये मालवीय जी से कहा मैं वार्ड। देखिए उस वक्त के लोगों को भी मालवीय जी किस तरह के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे कि जो अपने में एक दृढ़ निश्चय था, अपने में एक चीज थी उनमें। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वार्डन हूँ, ये मेरा फैसला है कि मैं किसी को अकेला रखूं या दुकेला रखूं बच्चों को, तो 2 को रखूं या 4 रखूं। तो मालवीय जी ने कहा कि अच्छा। तो उसके बाद मालवीय जी भी कोई कम दिमाग के इंसान तो थे नहीं, अब प्रखर दिमाग, और तब तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज हम लोग को मिली। उन्होंने अपनी पगड़ी उठाई और ऐसे उठाया, कहा कि अब मैं महामना मालवीय, फाउंडर ऑफ BHU नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रयाग से फला बच्चे का, अपने बेटे का नाम लिया और कहा कि मैं उनका पिता बोल रहा हूँ। एक पिता के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे को अकेला रूम दीजिए, अन्यथा हम बच्चे को निकाल लेंगे। अन्यथा मैं बच्चे को निकाल लूंगा। अब मैं एक पिता के रूप में अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की चीजें थी। तो ये सब बातें सुनकर लगता है कि वाकई में क्या लोग रहे होंगे कि नहीं हमारे बच्चों को मिले, और दूसरे बच्चे सोचेंगे कि अच्छा ये मालवीय जी के बेटे हैं इसलिए इनको अकेला मिल रहा है। तो उन सब चीजों को भी वो दूर करना चाहते थे। जी मैम, मैं ये बहुत विचार वगैरह में जिन चीजों को वो लोग कहते थे उसको आचरण में लागू भी करते थे। बड़ी बात यह थी, लागू भी करते थे। आचरण तो ये बात है कि लागू भी कर। जैसे उन्होंने अपने एक बेटे को चिट्ठी लिखी या 200 रुपया भेजा, तो 200 रुपया भेजने में उन्होंने कहा कि इसमें जो 200 रुपया भेज रहा हूं उसमें 20 रुपया विवाहिता पुत्री को देना, 2 महीने का 10-10 रुपया, और एक विधवा भाभी को कहा कि 15-15 रुपया 2 महीने का 30 रुपया देना, और कहा कि भृत्य एक जो सेवक था इलाहाबाद के घर पर, जो वही लाल डिग्गी मोहल्ले का जो चौक वाला घर है, उस मोहल्ले के घर पर एक भृत्य था बेनी, कहा कि बेनी को 5-5-10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए उसको दे देना। और पुजारी जी के मंदिर में जो पुजारी, राधा कृष्ण मंदिर में जो पुजारी जी हैं, 5-5 रुपए के हिसाब से 10 रुपया उनको भी देना। ये 200 रुपया सब तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें इनका हिस्सा है। और सबका ख्याल रखना। आप देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने धार्मिक सांस्कृतिक ये है, BHU का चंदा भी लेना। बरेली में जब वो चंदा लेने गए हैं तो जो प्रोसेशन निकला है उस पर राधे श्याम कथावाचक ने एक गीत लिखा है कि मेरे घर आए हैं मालवीय जी महाराज और दे दो जिसको जो मन करे, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, कुछ नहीं है तो साड़ी कपड़ा गहने जो मन में आए दो। बरेली, लखनऊ में नारायण चकबस्त ने तो कविता ही लिखी है, मुसद्दस काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर मुसद्दस लिखा है चकबस्त ने। तो यह भी करते हुए, ये सारा कुछ करते हुए, और कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर, 4 बार वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसा गौरव कांग्रेस के किसी बड़े व्यक्ति को नसीब नहीं हुआ कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का वह 4 बार प्रेसिडेंट रहा हो। यह अकेले गौरव मालवीय जी जैसे लोगों को है जो सन 47 के पहले 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो कांग्रेस की अध्यक्षता भी करता है, हिंदू महासभा की में भी सक्रिय है, सनातन धर्म में भी सक्रिय है, विश्वविद्यालय भी बनाता है, और दुनिया भर के। अच्छा, संवाद इतना खुला कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लड़के रुस्तम सैटीन यही बनारस के, उन्होंने वो जब कलकत्ते आसनसोल में मिले गिरफ्तारी पर, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या करते हो, तो कहा कि इंटर पास करके अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो हमारे साथ विश्वविद्यालय में और हमारी फीस। तो उन्होंने कहा कि मुझसे आपकी निभेगी नहीं। तो कहा क्यों? तो कहा कि क्योंकि मैं कम्युनिस्ट हूं। तो कहा कि भाई अभी तो देश गुलाम है, अभी तुम्हारी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है, हम सबको मिल करके इस देश को स्वतंत्र करना है। जब स्वतंत्र हो जाएगा तब हमारा मानना दूसरा है, तुम्हारा मानना दूसरा है, अभी तो हम सबका। तो यह जो विचार की उदारता है, ये आज जो लोग अपने को ही मानते हैं कि नहीं हम ही राष्ट्र हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके अलावा भी जो दूसरा विचार है वह भी देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका विचार।
मालवीय जी का यह मानना था। इसीलिए विश्वविद्यालय में देखिए आप दूसरी विचारधाराओं के लोग भी फले फूल उसी तरह, उनके साथ उसी तरह का किसी भी तरह की घृणा, नफरत, द्वेष का भाव था। तो यह वैचारिक है, मालवीय जी को आज के दौर में सीखना चाहिए। और आज किसान, आज दो बातें और कहूंगा, बस 2 मिनट। एक किसान आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने अंग्रेजी राज से कहा कि जो अंग्रेजी राज है उसको चाहिए कि भारत गुलाम है। ये 1912 में मालवीय जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सभ्य गवर्नमेंट की तरह, अगर यह गवर्नमेंट सभ्य है और सभ्यता की बात कर रही है तो उसको चाहिए कि रेल के और देश की शोभा की चीजों पर पैसा फिजूल खर्च न करके किसानों की खुशहाली और विद्या के विकास में खर्च किया जाए। यह चीजें आज भी यथावत बनी हुई हैं। स्वाधीनता के बाद भी हमारा खर्च जिस पर ज्यादा होना चाहिए उस पर ज्यादा नहीं हुआ है, और जिस पर कम होना चाहिए उस पर और ज्यादा बढ़ते गया है। मैं इसके कारण जो भी रहे हों, फिर वह कहते हैं कि गवर्नमेंट सेना पर इतना व्यय करती है कि देश में यदि उसका आधा भी प्रजा के विकास में किया जाए, प्रजा की खुशहाली में किया जाए, तो जनता के भीतर सुशासन और खुशहाली का काफी ग्राफ ऊपर, जनता के जीवन स्तर काफी ऊंचा जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आज भी वह वैसे ही हो रहा है। दूसरी चीजें उन्होंने, उनकी 2 टिप्पणियों का खास तौर के जिक्र मैं करना चाहूंगा, जो 1907 और 1908 में उन्होंने ये टिप्पणियां लिखी थी अभ्युदय में, जो उनका पत्र था। उसमें एक टिप्पणी का नाम है हिंदू और मुसलमानों में एका। कहा कि यह प्राइमरी जरूरत है देश के विकास में हिंदू और मुस्लिमों में एका होना। और कहा कि क्यों? कहा कि हिंदुस्तान में अब केवल हिंदू नहीं बसते, हिंदुस्तान केवल उन्हीं का देश नहीं है, हिंदुस्तान जैसे हिंदुओं का है वैसे ही मुसलमानों का भी है, मुसलमानों का ही नहीं वैसे ही जैनियों का भी है, बौद्धों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, पारसियों का भी है। जितना धार्मिक समुदाय के भाइयों में परस्पर मेल और एकता बढ़ेगी उतना ही देश में उन्नति और देश की शक्ति बढ़ेगी। तो धार्मिक एकता, भाषाई एकता, क्षेत्रीय एकता, यह केवल एकता के लिए जरूरी नहीं है, मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। यह 20वीं शताब्दी के नवजागरण से जुड़े लोगों का यह सपना था, जिस सपना को आज और संकल्प को और ज्यादा मजबूती से खड़ा करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि बार बार मालवीय जी, बहुत सारे प्रसंग हैं, इलाहाबाद के बहुत सारे प्रसंग हैं, जिन प्रसंगों पर काफी चर्चा हो सकती है। और जब जी आपकी आवाज भी सर थोड़ा कट रही है, और जी आपकी आवाज भी कट रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है। आपने सही कहा कि जो हमारी एकता है, हमारी अखंडता है, जिसने सदियों की जो हमारा जो गुलामी की जंजीर थी उसको तोड़ा है हमारी एकता ने, हमारी अखंडता ने। लेकिन अफसोस है कि जिस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज चला करते थे, आज उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर आज चला जा रहा है। और बस हम लोग ये दुआ कर सकते हैं कि हमारी एकता बनी रहे, हमारी अखंडता बनी रहे, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। और क्योंकि ये जरूरत है, वक्त और हालात की जरूरत है, देश को आगे, बहुत आगे बढ़ने के लिए एक साथ चलने की जरूरत है। और मैम, एक चलते चलते मैं बहुत ब्रीफ में कुछ जानना चाहूंगी कि आप महिला महाविद्यालय में इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं, आप वहाँ की आपने बागडोर संभाली है एक लंबे वक्त तक प्रिंसिपल के शक्ल में, और उस वहाँ की कोई ऐसी संस्मरण, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बातें जो मालवीय से जुड़ी हों, क्योंकि इतना बड़ा उस जमाने में जहाँ स्त्री शिक्षा का 100 साल पहले इतना रिवाज नहीं था, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक जगह बनाई जाती है। ऐसा नहीं था कि वो अलग से कि कहीं पे भी एक विमेंस कॉलेज खोल दिया जाए कि यहाँ से औरतें ढकी छुपी आए और पढ़ें और चली जाए, ऐसा नहीं था। कोएड था, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है पूरी, उसमें लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, और विमेंस कॉलेज है और पढ़ती हैं इस तरह से। तो उस वक्त का कोई संस्मरण, कोई चीजें, कुछ बातें जो हम लोगों को मालूम नहीं हो और आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कुछ भी। महत्वपूर्ण बात आपने
कही डॉक्टर शबनम जी, स्त्री शिक्षा जितने वो प्रगतिशील थे महामना, अपने बाकी जिन जिन विधाओं, जिन जिन क्षेत्रों का जिक्र हमारे डॉक्टर पाठक साहब ने किया, उसी तरह से आप अगर स्त्री शिक्षा के बारे में सोचें तो महामना का ये मानना था कि अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को, पूरे देश को, पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, और यदि एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लिखा हुआ है, व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। जी जी जी, लिखा हुआ है। उन्हीं के शब्दों को मैं हिंदी में आपके सामने रख रही हूँ। तो जब विश्वविद्यालय की परिकल्पना महामना ने की तो उनके मन में, उनके विजन में, उनकी परिकल्पना में स्त्री शिक्षा की कल्पना और उसकी व्यवस्था सर्वोपरि थी। हमको ये जो आज हम कहते हैं कि विमेंस कॉलेज बना, वो बाद में बना 1929 में, ऐसा नहीं है। जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसी समय महामना ने इस वुमेन्स कॉलेज की परिकल्पना और इसको स्थापित कर दिया था उन्होंने। और माखन जी खटाऊ बॉम्बे के बहुत बड़े व्यवसायी थे, उन्होंने 2 लाख कुछ 80,000 की धनराशि ये बनाने, आप सोचिए 1912-13 में, 14 में, 1916 में क्या उस पैसे का वैल्यू जिसको आप कहते हैं आज जो करोड़ों अरबों खरबों है, वो 2,80,000 बहुत बड़ी रकम थी। महामना का एक ही था कि भाई कहाँ बने। तो आप उनकी सोच को देखिए कि उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का पहला संस्थान जो है वो आपकी विमेंस कॉलेज है, महिला महाविद्यालय है। और उस समय का परिदृश्य ये था कि कपिला वात्स्यायन जी यहाँ पढ़ने आई जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, अभी कुछ समय पहले वो नहीं रही है, हम लोगों से बहुत अंतरंग रूप से जुड़ी थी। तो कपिला वात्स्यायन जी को संस्कृत में यही विभाग में एडमिशन नहीं दिया गया। तो महामना ने इस तरह की जो रुकावटें थी विश्वविद्यालय के सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए महिला महाविद्यालय में जो स्वस्ति कुंज बना, स्वस्ति कुंज जिसको हम जानते हैं, वही कॉलेज भी था और वही रहने का भी की व्यवस्था थी, और लड़कियां वहां रहती थी, उनकी क्लास वहीं होती थी, और फैकल्टी से जो अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, वो आ करके विमेंस कॉलेज में ही क्लास उनकी लेते थे। 1929 में तो उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस में कहा कि हमने एक विमेंस कॉलेज की स्थापना कर दी है। ये जो 1920 में करीब ये कैंपस जो आपका है, ये जमीन जो है वो चिन्हित की गई और 4 साल लगे स्वस्ति कुंज बनने में। 1924 में बन गया था। उसके बाद वहीं लड़कियां रहती थी, वहीं शिक्षण व्यवस्था थी। तो आपको ये जान के बहुत बहुत ही हर्ष होगा कि वहां पर जो 1929 में जो उन्होंने कहा कि स्थापना कर दी, तो स्थापना पहले से ही थी, और 1929 में पहली बार लड़कियों का एडमिशन उसके पहले हुआ था 1928-29 में। तो 33 स्टूडेंट्स पहली बार टोटल, आज 33, और 3 अध्यापक वहां पर महिला प्राध्यापिकाएं थी। संस्कृत की जो प्राध्यापिका थी आर्यन्यायकम जी, वो वही संस्कृत की अध्यापक थी और वही प्राचार्य भी थी। तो पहली जो प्राचार्य थी वो संस्कृत विषय से थी। इसके बाद में बहुत से नाम आए, और एक आपको जो ध्यान आ रहा है, डॉक्टर वो वेंकटेश्वरन जी थी, वो काफी लंबे समय तक रही। बहुत बाद में डॉक्टर धर्मा, पूरी लंबी लिस्ट है। और
डॉक्टर सरोजिनी नायडू का जब आगमन हुआ कैंपस में 1949 में, उनको यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया अपने महिला महाविद्यालय परिसर में। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और जो हमारा हॉल है, सेंट्रल हॉल विमेंस कॉलेज का, उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन के एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, उसका उन्होंने माल्यार्पण किया, उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महात्मा गांधी ने वहां पर एड्रेस किया, पंडित नेहरू भी आए, उन्होंने भी छात्राओं को एड्रेस किया। आप ये समझिए अद्भुत व्यक्ति है। और कला के क्षेत्र में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही विदुषी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई डॉक्टर लीला शर्मा जी भी महिला महाविद्यालय विमेंस कॉलेज की भी छात्रा थी। और यहाँ कौन नहीं पढ़ा, चाहे दुर्गाबाई देशमुख हो, सुचेता कृपलानी जी हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी हो, बाद में ये जो लक्ष्मी मित्तल जी हैं, उनकी पत्नी उषा मित्तल जी, वो भी यहीं से पढ़ी हैं जी। बनाया जी, उसका आज किसी एक सिंगल डोनर ने इतनी बड़ी राशि विश्वविद्यालय को नहीं दी। और महामना का ये जो दृष्टि थी और इतना उनका सपोर्ट था कि लीला जी उस समय जब छात्रावास में रहती थी छात्रा के रूप में, और यहाँ पर एनुअल फंक्शन में रामायण के कुछ दृश्य मंचित किए जा रहे थे, महामना बैठे थे अपने सेंट्रल हॉल में, आप ये सोचिए। और जैसे वो राम की भूमिका में जब वनवास का दृश्य आता है, वो इतने भावुक हो गए, अविरल उनके नेत्रों से बिल्कुल अश्रु प्रवाह महामना का, वो बताते हैं कि अद्भुत दृश्य था, जितने भावुक हो जाते थे। तो हर को उन्होंने प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। आज आप देखिए विमेंस कॉलेज में रिसर्च भी हो रही है, सारी विधाएं वहाँ पढ़ाई है, MA की शिक्षा हो रही है। जब डॉक्टर राधा कृष्णन वाइस चांसलर थे 1948 को, उस समय विज्ञान की शिक्षा विमेंस कॉलेज में शुरू हो गई। तो ऐसा इतिहास, ऐसा विमेंस कॉलेज आपको, फिर आप देखें कि एक विश्वविद्यालय के अंदर एक विश्वविद्यालय है जो स्त्री शिक्षा के लिए एक लाइट हाउस, जिसको आप कहते हैं, पावर हाउस की बात आप कर रही थी डॉक्टर शबनम, डॉक्टर पाठक साहब ने भी कहा, तो वो पावर हाउस है एक। और इतने लोग यहाँ से निकले हैं पूरे विश्व में, कहीं चले जाइए। मैं 1-2 बार वहां पर कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक यंग पर्सन दौड़ के मेरे पास आई, बोली मैडम मैं आपकी छात्रा नहीं हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है। बहुत आनंद आया। उनकी बेटी साथ में थी, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि माँ किसका पैर छू के अमेरिका उनके हस्बैंड भी आ गए, बहुत जिद किया उन्होंने, इंजीनियर थे। उनका कि मैडम मैं BSc में पढ़ती थी और आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी। तो कहीं जाए विश्वविद्यालय का छात्र या विश्वविद्यालय की छात्रा, आपको जरूर महामना का संदेश लिए हुए जीवन में यहाँ का प्रकाश, यहाँ की रोशनी लिए हुए प्रकाशित करती नजर आएगी। तो आज के दिन हम महामना को याद कर रहे हैं, और आज मसीह के जन्मदिन पर प्रेम, सौहार्द और एकता का एक संदेश और राष्ट्र प्रेम का सर्वोपरि एक संदेश उद्देश्य है, वो हमारा आगे बढ़ता रहे। शिक्षा और शिक्षण संस्थान जिस तरह के लाइट हाउस रहे हैं, पावर हाउस रहे हैं, वो अपने इस स्वरूप को बनाए रखे और अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करें। इन्हीं शुभकामनाओं एक बार मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से हमारी जो बहुत ही युवा, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही यशस्वी डॉक्टर शबनम, हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं काशी कला कस्तूरी की, इसी तरह आप जो हैं अपना ज्ञान लोगों से
जो है प्रभावित करती रहे, ऐसे विद्वान लोगों को बुलाते रहे। पाठक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सा ऐसा इंफॉर्मेशन क्या कहें, बहुत सा था जो आपने उजागर किया और बहुत ही आनंद आया सुन के। एक बार मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों लोग काशी कला मंच को, कस्तूरी मंच को आपने अपना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं भी, और क्योंकि और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम तीनों ही महामना की बगिया के फूल है और हम चाहेंगे कि ये खुशबू एक फूल बनकर खुशबू से पूरे माहौल को हम लोग सुगंधित करते रहें। ये हमारा विजन है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी एकता है हिंदू मुस्लिम, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, काशी कला कस्तूरी का मैम ये मकसद है। समीर साहब, मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि हमारे काशी कला कस्तूरी का मकसद है यही, क्योंकि मैंने इसको फाउंड ही इस नजरिए के साथ किया है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, वो बरकरार रहे। और जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि मालवी जी हर उस पे उन्होंने डिबेट किया, हर उस पे जो है हर एस्पेक्ट पे उन्होंने स्पीच ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल स्कूल में। तो मुझे ये बात पूरी तरह ये मालूम था कि हर एस्पेक्ट पे वहाँ पे स्पीचेस हो रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों को ला रहे थे वो। तो मुझे पूरी तरह से तो नहीं मालूम था, लेकिन मैं भी मालवी जी के अपने जिस बगिया से मैं पली हूँ, बढ़ी हूँ, उस कैंपस में मैं 20 साल रही हूँ। नन्हेपन से ही मैं इतनी बड़ी हुई हूँ उसी कैंपस में। तो शायद वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन रहा होगा कि मेरे में मैंने ये सोचा कि नहीं, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जिससे हमारा शहर पहचाना जाता है, मैं उस संस्कृति को, उस तहजीब को बनाए रखना चाहूंगी। यही वजह है कि मैं ईद पे भी करती हूँ, होली पे भी करती हूँ, दशहरे पे भी लोगों को बुलाती हूँ। और यही नहीं कि मैं हिंदी है, अगर होली का दिन है तो हिंदू को बुलाऊं, नहीं, मैं मुसलमान को बुलाती हूँ, डिबेट करवाती हूँ, उससे बातें करती हूँ। हाँ, तो इसी तरह से ईद पे भी मैं प्रोफेसर चंचला त्रिपाठी जी से कहा था कि आप ईद पे बोलिएगा। तो इस तरह की सब चीजें हैं। और जो मैं डिफरेंट पॉइंट, अगर जैसे अभी ये जाड़ा आ रहा है तो किस तरह से हार्ट पेशेंट अपने को बचाए रखे, किस तरह से बुजुर्ग अपने को, तो हमारे काशी कला कस्तूरी से जुड़े हुए आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं उनको बुलाती हूँ, उस पर बातें करती हूँ। तो इस तरह से बहुत से एस्पेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। हम काशी कला कस्तूरी पे विद्वानों को लाते हैं बातें, ताकि ये लगता है कि हमसे कुछ भी फायदा मिल जाए सुनने वालों को, थोड़ा बहुत भी। अब जैसे आज समीर साहब ने, आपने जो भी बातें की, तो ये लगता है कि उससे हम लोगों की नॉलेज बढ़ी, हम लोग को। तो एक इंसान सब जानता है कि ये बातें सही है, लेकिन जब कोई कहता है तो उसका असर होता है, और जरूर असर होता है, इंसान उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म भी करना चाहूंगी, क्योंकि 4 बजे से हमने फादर चंद्रकांत जी रांची से वो लाइव होंगे क्रिसमस पर बात करने के लिए, क्योंकि ईसा मसीह दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, दुनिया में इंसानियत का पैगाम लेकर आए, क्षमा करने का, कि हम लोग कैसे किसी को क्षमा करें, ये पैगाम उन्होंने हम लोगों को दिया। उस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। इसके बाद हमारा जस्ट 6 बजे से प्रोग्राम दूसरा शुरू है। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन कविताओं से, कविता की इन पंक्ति से दोनों महान विभूतियों को नमन करती हूँ एक बार फिर, कि जड़ता का नाम जीवन नहीं, जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है, आदमी को चाहिए वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। इन्हीं के साथ मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से, कि उन्होंने इतने वक्त तक हम लोगों को सुना, महामना जी के इस जयंती में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों में, और इन सब चीजों में हमारे साथ वो जुड़े रहे, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आयाम के साथ। हम लोग सब तीनों यहाँ से विदा होते हैं अपने श्रोताओं से। तो इसी के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम लीव हो जाइएगा। ठीक है, ओके। और डॉक्टर शबनम जी एक दीजिएगा, फादर हाँ जी।
उनका फोन नंबर हमारे पास कहीं मिसप्लेस हो गया है। ओके ओके ओके, मैं भेजती हूँ। ओके, तो आप इसको वो कर दीजिए,